हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। कई ऐसे छोटे छोटे शब्द जिनका मतलब बहुत बड़ा होता है और वो हमारे किसी ऐतिहासिक राजस्थान की भौगोलिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के ऐतिहासिक। देखिए टॉपिक कौन सा है, राजस्थान के ऐतिहासिक, जो पुराना काल या पुराने समय की बातें, इसके अलावा भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति, इसी से संबंधित हमारे टॉपिक होंगे। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या अपन को, पहला राजस्थान के ऐतिहासिक क्षेत्रों के नाम या ऐतिहासिक जो चीजें जिनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा भौगोलिक स्थल। ठीक है, भौगोलिक स्थल मतलब जमीनी जो क्षेत्र होता है, उस भौगोलिक क्षेत्र में उन स्थानों को किस नामों से जाना जाता है, उस भौगोलिक स्थलों का वर्णन और उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है। इन तीनों को मिलाकर कुछ ऐसे शब्दों का वर्णन करेंगे जो एक शब्द होगा लेकिन उनकी परिभाषाएं बहुत लंबी होगी। कहां पर वो उपस्थित है, उसकी भौगोलिक स्थिति और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम में शुरू करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कुछ शब्दों के बारे में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे पहला वांगड़ शब्द का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वांगड़। ठीक है, वांगड़ का मतलब क्या होता है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसको हम क्या कहते हैं, वांगड़। ठीक है, दोबारा सुनिए, राजस्थान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, वांगड़ कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, ये आपका राजस्थान है, इस राजस्थान का दक्षिणी भाग मतलब ये वाला भाग। ठीक है, ये आपका उत्तरी भाग है, ये आपका पूर्वी भाग है, ये आपका पश्चिम भाग जो कि आपका जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला भाग है। तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये आपका दक्षिणी भाग है। इस भाग की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग को हम क्या नाम देते हैं, वांगड़ नाम देते हैं, जिसमें शामिल जिले। अब वो कौन कौन से जिले हैं जो वांगड़ के अंतर्गत आते हैं, देखिए। चलिए, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, दक्षिणी भाग है, उसमें कौन कौन से जिले वो इसके अंतर्गत आते हैं, वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये जिले अपने राजस्थान के जो कि दक्षिण में स्थित है। और साथ में एक जिला और है प्रतापगढ़। ये आपके 3 जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में है और इसे वांगड़ के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर एक दूसरा शब्द और है, उसका नाम है बांगड़। बागड़, देखिए बांगड़ का मतलब क्या होता है, अरावली का जो पश्चिम भाग है। ठीक है, अरावली जो है पर्वतमाला, अरावली के पश्चिमी भाग। ठीक है, अरावली का जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग के अंदर जो पुरानी जलोढ़ का मतलब समझते हैं क्या होता है, जलोढ़ का मतलब होता है जो नदियां होती है, उस नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी, इसे हम कहते हैं जलोढ़। ठीक है, तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है उसमें पुरानी जलोढ़ जो आपकी मृदा है, या हम कह सकते हैं जलोढ़ क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, बांगड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं,
जिले, जैसे इसमें जिले शामिल है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वैसे ही पाली, नागौर, ठीक है, पाली है, नागौर है, सीकर और झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, ये जिले आपके इसमें शामिल है। ये हमारा पहला बिंदु कंप्लीट होता है। वांगड़ और बांगड़ में अंतर, और जिले मैंने बताए, परिभाषा मैंने बताई। इसमें राजस्थान का दक्षिणी भाग शामिल है और इसमें अरावली का पश्चिमी भाग शामिल है। क्लियर। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक आता है थली, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, आपको उतारना है, उतारिए, नोट बनाइए, उसमें लिखिए। दूसरे नंबर का बिंदु आता है थली। सोचिए थली शब्द क्या है और उसके बारे में बात करेंगे अपन। देखिए दूसरा बिंदु जो आता है वो है थली। देखिए थली का मतलब क्या होता है? मरुस्थल होता है, मरुस्थल मतलब रेतीला क्षेत्र। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को हम थली कहते हैं, ठीक है। मरुस्थल में ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? थली कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो मरुस्थल है उसमें कई बार देखा होगा टीले ऊंचे होते हैं, उस ऊंचे उठे हुए भाग को हम किस नाम जानते हैं? थली के नाम से जानते हैं। जिले देख लीजिए, थली जो है वो कहां पर, किस जिले में आपको मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको बीकानेर और चूरू, बीकानेर व चूरू। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पर इस क्षेत्र में कोई भी नदी या किसी भी प्रकार की नदी नहीं बहती, ठीक है। इसको मेंशन कर देता हूं मैं, इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं है, कोई प्रकार की नदी यहां पर मौजूद नहीं है। चलिए, थली से ही शब्द है एक तल्ली और पलाया, तली पलाया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसी से निकलता है, इसी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात है ये। मरुस्थल के अंदर जो टीले बनते हैं, कैसे टीले बनते हैं? देखो इस तरीके से, ये टीला, फिर ये टीला, तो क्या होता है? तल्ली या पलाया क्या होता है? तल्ली या पलाया होता है जो ये टीले होते हैं, बालू का जो स्तूप होता है, ये टीले, इसको बालू स्तूप कहते हैं। इसका जो ये निचला भाग होता है ये, ठीक है, ये भाग जो होता है वो तली वाला ही होता है। इसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या बनेगी? बालू का स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि, निम्न है नीचे वाली भूमि है, इसको हम क्या नाम देते हैं? तली का नाम देते हैं। चलिए इसको हम मेंशन कर देते हैं, क्या लिखेंगे अपन? बालू का स्तूप, ठीक है, बालू का स्तूप के मध्य स्थित निम्न या आपके नीचे वाला भाग, निम्न भूमि को तली या पलाया कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके, तली या पलाया कहते हैं। और अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? जिले, जिलों की बात कर लेते हैं अपन। जैसे कि अब रेगिस्तान में, तो भैया रेगिस्तान कहां मिलेगा? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में मिलेगा। ये जैसलमेर सर्वाधिक इस तली या पलाया वाला क्षेत्र माना जाता है, जैसलमेर का सर्वाधिक क्षेत्र। क्लियर, समझ में आ गया होगा। दो चीजें मैंने आपको इसमें बताई। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला कौन सा आता है, इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए अगला आता अपना तीसरे नंबर का टॉपिक है राठी। सोचिए राठी का मतलब क्या होता है? तीसरे नंबर का पॉइंट अपना राठी। देखिए भाई राठी, देखिए 25 सेमी से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो भौतिक प्रदेश राठी कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। 25 सेंटीमीटर से कम
वर्षा वाला भौतिक क्षेत्र राठी कहलाता है। साथ के साथ उतारते जाइए, ठीक है, राठी कहलाता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, जिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के अंदर आपको राठी क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, बीकानेर, ठीक है। और इसके अलावा ये जैसलमेर है, बाड़मेर, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र ये भी है, यहां पे कम बारिश होती है, जैसलमेर, और आपका है बाड़मेर। ये ऐसे क्षेत्र है जहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राठी एक शब्द और है, राठी और भी कहीं आपने नाम सुना होगा। राठी एक गाय की नस्ल भी होती है, ठीक है, यह गाय की एक नस्ल भी है, ठीक है। और सुनिए, देखिए राठी से ही एक शब्द और है, राठ, ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है अहीरवाह। क्या नाम है, अहीरवाह। देखिए इसका मतलब भी समझ लीजिए, यादव वंश जो है, उस यादव वंश द्वारा शासित जो प्रदेश थे, उन प्रदेशों को राठ या अहीरवाड़ में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन सा वंश बताया मैंने, यादव वंश, ठीक है। इस यादव वंश का नाम सुना होगा, यादव बहुत होते हैं। यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश शामिल है, इस क्षेत्र को हम राठ या अहीरवाड़ कहते हैं। अब इसमें वो कौन से क्षेत्र शामिल है उसकी बात कर लेते हैं। जिले देख लीजिए, वो कौन से जिले हैं। पहला अलवर और जयपुर, ये दो है, अलवर व जयपुर। और जयपुर में भी एक क्षेत्र का नाम है, वो इसमें शामिल है, कोटपुतली तहसील, कोटपुतली तहसील, ये इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये आपके राठी से संबंधित क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का देखते हैं कौन सा आता है। इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना आता है चौथा, शेखावाटी। नाम सुना होगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं। शेखावाटी जानते हो कौन से क्षेत्र होते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू। शेखावाटी शब्द कहां से आया, देखिए शेखावाटी जो है वो शेखावत वंशों द्वारा एक शासित प्रदेश था, ठीक है। शेखावत वंशों द्वारा शासित प्रदेश शेखावाटी क्षेत्र है, ठीक है। शेखावत जो वंश है, उन वंशों के द्वारा बसाया गया एक क्षेत्र, एक प्रदेश शेखावाटी, जिसके अंतर्गत जिले प्रमुख कौन से हैं जो भी मैंने बताया आपको। एक सीकर, दूसरा झुंझुनू और तीसरा है चूरू। ये क्षेत्र इसमें शामिल है, ठीक है। अब देखिए शेखावाटी से ही एक शब्द है, स्थल भाग की बात कर रहा हूं, ये तो ऐतिहासिक चीजें हो गई। स्थल भाग की बात कर लेते हैं। एक है तोरावाटी। देखिए तोरावाटी की बात करें तो तोरावाटी क्या है, कांतली एक नदी है, कांतली का ऊपर बिंदी तैली, कांतली एक नदी है। और ये नदी जिस क्षेत्र से, मतलब अपोहा क्षेत्र जहां से करती है, उस क्षेत्र को हम तोरावाटी कहते हैं, ठीक है। कांतली नदी का अपोहा क्षेत्र, मतलब जहां से ये नदी बहती है, कहां पर बहती है, इन क्षेत्रों में, ये शेखावाटी एरिया है। और इन्हीं क्षेत्रों में कांतली नदी का जो अपोहा क्षेत्र है, तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब इसके मतलब ये जो तोरावाटी जो क्षेत्र है, इसमें जो प्रमुखतः जो क्षेत्र है वो है कौन सा, एक सीकर और दूसरा है
झुंझुनू। ये दो ही जिले ऐसे हैं जहां पर कातली नदी अपना अपवाह क्षेत्र करती है, मतलब यहां से नदी बहती है, और इन्हीं क्षेत्रों को हम तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 4 बिंदु कंप्लीट, उतार लीजिए आप लोग। देखिए देखिए 5वें नंबर का टॉपिक है वो है आपका भोराट। 5वां नंबर टॉपिक डालिए, भोराट। भोराट, देखिए भोराट क्षेत्र कौन सा है? देखिए यह एक पठारी क्षेत्र है। पहला बिंदु, यह एक पठारी क्षेत्र है। ठीक है, सबको पता है, क्वेश्चन आते भी हैं कि भोराट क्या है, एक पठारी क्षेत्र है, नाम से भी पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन यह क्षेत्र है कौन सा? यह क्षेत्र आपका है जो कि कहां पर उपस्थित है, जो कि उदयपुर, नाम सुना होगा। उदयपुर एक जिला है और उदयपुर के अंदर उदयपुर की गोगुंदा क्या क्षेत्र है? गोगुंदा एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। और दूसरा क्षेत्र कौन सा? उदयपुर का तो गोगुंदा पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा है राजसमंद। राजसमंद की कुंभलगढ़, ठीक है, राजसमंद का जो कुंभलगढ़ की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए। भोराट जो है वो एक पठारी क्षेत्र है जो कि आपके उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी, कौन सा? गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ पहाड़ी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। इसे ही हम भोराट का पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे सुनिए। भोराट से बनता है भूमठ। भोमट, सुनिए भूमठ क्या है? देखिए यह एक पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है। यह एक पहाड़ी भी है व पठारी क्षेत्र है, मतलब पहाड़ भी है और पठार भी है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र भी है मतलब पहाड़ी क्षेत्र भी है, और समतल भूमि भी है मतलब पहाड़ और पठार दोनों ही क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर इसमें शामिल है क्योंकि मैंने यहां पे उदयपुर को भी शामिल किया है। उदयपुर के साथ में मुख्यतः एक डूंगरपुर, ठीक है, वह मुख्यतः डूंगरपुर क्षेत्र क्या इसमें शामिल है। ये इसके जिले हो गए जहां पर ये भूमठ शामिल है, और ये भोराट इसके जिले हो गए, उदयपुर और राजसमंद जिसके अंदर भोराट शामिल है। ये पठारी क्षेत्र है और ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्र दोनों है। चलिए ये 5वां बिंदु भी अपना कंप्लीट होता है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर का बिंदु कौन सा है? 6 नंबर का टॉपिक आता है माल हाड़ौती। अगला बिंदु आता है माल हाड़ौती। देखिए भैया, माल हाड़ौती कौन से क्षेत्र? माल मतलब एक नाम सुना होगा, माल मतलब एक हाड़ौती पठार के जो क्षेत्र होते हैं, हम कह सकते हैं इस तरीके से कि जो हाड़ौती है, इस हाड़ौती क्षेत्र, नाम बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्र हाड़ौती में आता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एग्जाम में आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो हाड़ौती पठार के क्षेत्रों को, ठीक है, हाड़ौती पठार के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? माल, ठीक है, कहते हैं। ठीक है सर, आगे सुनिए। इसी के अंदर क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रमुख जिले, यहां जिले डाल देता हूं, क्या नाम बताया मैंने? कोटा, बूंदी, ठीक है, कोटा है, बूंदी हाड़ौती में आते हैं ये, कोटा, बूंदी, बारा, और एक नाम बताया मैंने झालावाड़। ये आपके हाड़ौती के पठारी क्षेत्रों में शामिल है ये जिले। इसी माल से एक शब्द बना मालवा, मालव, ठीक है, मालव
ये क्या है? मालव मतलब राजस्थान में जो मालवा का पठार है, राजस्थान में मालवा पठार के क्षेत्र को माल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के मालवा प्रदेश के, या कह सकते हैं राजस्थान के मालवा पठार, मालवा पठार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालव कहते हैं। राजस्थान के मालवा पठार के क्षेत्र को मालव कहते हैं। अब इसमें कौन से जिले आते हैं? सुनिए, इसमें जिले आते हैं आपके प्रतापगढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़ व झालावाड़। आगे बात समझ में, इस तरीके से माल हाड़ौती से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलिए, उतारिए इसे। 7वें नंबर का टॉपिक आता है मरु। ठीक है, मरु प्रदेश का नाम सुना होगा, जो कि आपके राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है। 7वां बिंदु है मरु। देखिए, मरु से संबंधित क्वेश्चन, राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। अब राजस्थान का ये पश्चिमी क्षेत्र यही तो है, यह पश्चिमी भाग है। तो जो आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, जो जोधपुर है, इधर के एरिया की बात चल रही है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? मरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्षेत्र को मरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिला, तो जिले की अगर बात करें पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, तो जोधपुर संभाग जो है, जोधपुर संभाग जो है वो इसमें क्या है? शामिल है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसी मरु से एक शब्द है मेरु। कौन सा शब्द है? मेरु शब्द। अब सुनिए, मेरु शब्द के बारे में, अरावली को कहा जाता है। मेरु शब्द जो है किसको कहा जाता है? मेरु अरावली को कहा जाता है। अरावली मतलब पर्वतीय श्रृंखला। ठीक है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश माना जाता है, या भौतिक आकृति हम कह सकते हैं। मतलब पश्चिमी राजस्थान का जो है, या हम कह दीजिए राजस्थान का प्राचीनतम, अरे प्राचीनतम पूरा विश्व का बोलो, पूरे विश्व की सबसे अगर प्राचीनतम अगर कोई श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला, तो वो आपका कौन सा है? मेरु, अरावली। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसे हम मेरु कहते हैं। और राजस्थान का प्राचीनतम, ठीक है, और विश्व का भी मानिए प्राचीनतम भौतिक क्या है? प्रदेश है। आगे बात समझ में, और इसी के अंदर हम बात करेंगे आगे की ओर। चलिए, ये कंप्लीट है अपना मरु और मेरु। मरु और मेरु का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पश्चिमी मरुस्थल को मरु कहते हैं और अरावली को हम मेरु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वां बिंदु देखते हैं। 8वां बिंदु आता है मत्स्य। खूब सुना होगा आप लोगों ने मत्स्य का नाम। देखिए मत्स्य के बारे में, देखिए ऐतिहासिक काल के अंदर, मतलब अगर मैं पुराने समय में जाऊं, ऐतिहासिक चल रहा है, ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो ऐतिहासिक काल में अलवर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऐतिहासिक समय में अलवर का दक्षिणी व पश्चिमी भाग को मत्स्य क्षेत्र कहते हैं, जिसकी राजधानी पता है कौन सी है? बैराठ। ठीक है, जो कि आपके उपस्थित है बैराठ
जयपुर। ठीक है, बाणगंगा की नदी जिस पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है उसे हम बैराट के पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। तो जो आपका मत्स्य क्षेत्र है वो पुराने समय में अगर जाएं तो अलवर का जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग को हम मत्स्य क्षेत्र कहते हैं, जिसकी राजधानी मतलब अलवर की राजधानी बैराट जो कि आपकी जयपुर के अंदर उपस्थित है, वो इसकी राजधानी है मत्स्य की। ठीक है, अब इसी से एक शब्द निकल के आता है मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। देखिए राजस्थान में जब एकीकरण हुआ था तो जो पहला चरण बना था, कई चरण बने थे पता है आपको, राजस्थान के जब चरण बने थे, राजस्थान का निर्माण हुआ था, तो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण जो था वो चरण था मत्स्य संघ। जो पहला चरण बना था, मतलब आपके राजस्थान के अंदर जब एकीकरण हुआ था वो पहला संघ बना था, उसे हम प्रथम चरण कहते हैं। वो प्रथम चरण आपका मत्स्य संघ ही था। ठीक है, मत्स्य संघ था और इसे मत्स्य संघ कहते हैं। और अब इस मत्स्य संघ के अंदर जो प्रमुख जिले आए थे, उस मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन से जिले शामिल थे? वो थे अलवर था एक, भरतपुर था, ठीक है, 2 अलवर, भरतपुर, करौली था, और एक था आपका धौलपुर। ये आपके ऐसे जिले थे जो कि आपके मत्स्य संघ के भाग थे, जो कि राजस्थान का जो प्रथम एकीकरण हुआ था, प्रथम चरण का एकीकरण, जिसमें पहला संघ ही मत्स्य संघ बना था। और इस मत्स्य संघ के अंदर 1 2 3 4 जिले अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इसमें शामिल थे। ठीक है, क्लियर? चलिए इसे उतार लीजिए। अगला पॉइंट अपना आता है 9वां। देखिए क्या अगला टॉपिक है। बीड़। देखिए बीड़ क्या होता है, सुनिए। चरागाह जो भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं? बीड़ क्षेत्र कहते हैं। चरागाह भूमि को बीड़ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जहां पे पशुओं को चराया जाता है उन क्षेत्रों को बीड़ क्षेत्र कहते हैं। ये राजस्थान के कौन से जिले में मौजूद है? सुनिए, जिला वो है झुंझुनू। ठीक है, आपके झुंझुनू जिले के अंदर ये बीड़ क्षेत्र मौजूद है। इसी बीड़ शब्द से एक शब्द निकलता है बीहड़। कौन सा क्षेत्र निकलता है? बेहड़ क्षेत्र। सुनिए, देखिए बेहड़ क्षेत्र आपको मिलेगा चंबल के अंदर। जब आपकी नदियां बहती है इस तरीके से, तो उस बहाव की वजह से जमीन का जो अपर्दन होता है, मतलब मिट्टी खुद खुद के चली जाती है। तो पहले तो क्या होता है कि छोटी सी जगह नाली सी बनती है, फिर वो पानी जब बहता रहता है तो वो जो छोटी नाली होती है बड़े बड़े नालों में बदल जाती है। मतलब नदी, अगर मैं चंबल नदी की बात करूं तो चंबल के जो अवनलिका अपर्दन द्वारा, मतलब पानी के बहने से मिट्टी के अपर्दन की वजह से नाली बन गई। उस निर्मित उत्खात भूमि को, मतलब उस जमीन को, ऐसी नालियां जो बनी है ना, उन नलियों को हम बीहड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? दोबारा सुन लो। नदी जब बहती है, चंबल का उदाहरण है, चंबल नदी को आप देखोगे जहां से बहती है, उत्खात के अंदर पहला नंबर जो भूमि आती है वो चंबल ही आती है, जो बहुत ज्यादा मिट्टी का अपर्दन करती है और मिट्टी को खोद खोद के नालियां बना देती है। ठीक है, बड़े बड़े नाले टाइप के बन जाते हैं, जिसके अंदर भीड़ में आपने देखा होगा कई जो डाकू जो लोग होते हैं वो भीड़ में ही छुप जाते हैं, क्योंकि दिखता ही नहीं उसमें कुछ भी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नदियों, और उदाहरण डाल रहा हूं मैं चंबल का। ठीक है, नदियों चंबल के अवनलिका उत्खात। ठीक है, अवनलिका उत्खात बोल दीजिए, या फिर अवनलिका अपर्दन बोलिए। ठीक है, क्योंकि अवनलिका का जो निर्माण हुआ है अपर्दन से हुआ है, मिट्टी बह बह के कट के जा रही है, द्वारा निर्मित उत्खात। ठीक है, उत्खात भूमि को क्या कहेंगे? बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? बीहड़ क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए इसमें जो जिले शामिल है उसकी बात कर लेते हैं। जिले कौन कौन से शामिल है इसके अंदर? पहला
करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये 3 जिले इसके अंदर शामिल है बेहड़ क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का टॉपिक है, आखिरी बिंदु, मेवाड़। सोचिए, मेवाड़ शब्द, इसमें कई क्वेश्चन है। मेवाड़ ऐतिहासिक है, इसकी स्थल भूमि और फिर वर्तमान में स्थिति की बात करेंगे। देखिए, एक वंश का नाम है गुहिल वंश, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुहिल वंशजों। ठीक है, गुहिल वंशजों के द्वारा जो शासित प्रदेश है उसे हम मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। गुहिल वंशों द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जिला शामिल है, पहला उदयपुर, दूसरा शामिल है चित्तौड़गढ़। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है, ये आपका मेवाड़ क्षेत्र हो गया। इसी से एक शब्द निकलता है मेरवाड़ा। कौन सा शब्द निकलता है? मेरवाड़ा। यह मुख्यतः अजमेर और कुछ असांख्यिक जो भूमि है वो है राजसमंद। ठीक है, इस क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। यह मुख्यतः अजमेर व असांख्यिक, ठीक है, असांख्यिक मतलब कुछ भाग, राजसमंद क्षेत्र को शामिल किया है। ठीक है, समझ में आ गया? मारवाड़, मेरवाड़ कहते हैं। और एकीकरण के अंतिम चरण जो है वो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, एकीकरण, जब हमारा राजस्थान का एकीकरण होना था उसके जो अंतिम जो समय था, ठीक है, अंतिम चरण था, जो कि अंतिम चरण कब था? 1 नवंबर 1956 में इसको राजस्थान में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 बिंदु आज बताए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% आपको एग्जाम में किसी भी पेपर में ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपको 100% आपको मिलेंगे। और मैंने आपको एक एक करके इनका मतलब, ये कहां पर उपस्थित है और इनकी वर्तमान की स्थिति क्या है, ऐतिहासिक भौगोलिक स्थल और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में मैंने आपको इस भाग के अंदर, जो कि हमारा पहला भाग है, राजस्थान के ऐतिहासिक भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति के अंदर मैंने आपको इसको वर्णन करके बताया। नेक्स्ट इसी टॉपिक का अगला भाग लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।